मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक की क्या है आपकी कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है ना। सीडीपी में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज हमने क्या है इसको लिया हुआ था जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ आपका एमपी वर्ग 2 में, ठीक है ना। उसके हमने 10 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट अस सी। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, ठीक है ना। जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, ठीक है ना, उसके अनुसार जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? अचेतन में, चेतना में, चेतना नहीं है चेतन ही है, चेतन में या अवचेतन में या परम चेतन में। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है वो किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। तो फ्रायड के अकॉर्डिंग जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, फ्रायड के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती हैं? अगर आपने इनके सिद्धांत को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन्होंने बताया है कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है वो हमारे अचेतन में पाई जाती हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं इन्होंने इवन मस्तिष्क के 3 स्तर बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो आपका इड है वो अचेतन की तरह काम करता है, जो आपका ईगो है वो आपके चेतन की तरह काम कर रहा है, और जो आपका सुपर ईगो है वो आपका अवचेतन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या है आपकी 3 स्टेजेस बताई है मस्तिष्क के स्तर की। और उन्होंने अचेतन के बारे में और भी डिफाइन किया जिसके बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो अचेतन मन है, ठीक है ना, वो क्या होता है? आपकी काम शक्ति का भंडार होता है। जितनी भी काम वासनाएं होती है आपकी कहाँ जाती है? वो अचेतन मन में जाती हैं। जो आपको स्वप्न आते हैं तो वो आपके अचेतन मन में ही आते हैं। जागते हुए आप सपने नहीं देखते हैं, चेतन अवस्था में आप सपने नहीं देखते हैं। कब देखते हैं आपको सपने? कब आते हैं? जब आप अचेतन अवस्था में होते हैं। अचेतन अवस्था कहें जब आप क्या हो? बेहोशी की अवस्था में होते हैं। आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलता है, ठीक है ना, ये मतलब। नेक्स्ट है आपका इसमें अहम परा अहम द्वारा दमित इच्छाएं, जैसे आपके विचार हैं, भावनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, ठीक है ना, संवेग है, ठीक है ना। इस तरीके की जो आपकी इच्छाएं हैं इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? जो आपका अचेतन मन से ही क्या होती है? आती है ये इच्छाएं। मतलब कि जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, ये विचार है, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, संवेग है, वो कहाँ से आ रही हैं? वो आपके अचेतन मन से आ रही हैं, ठीक है ना। जब ये क्या होती हैं आपके कंप्लीट नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती, किसके माध्यम से? आपके जो अहम है, ठीक है ना, यानी कि आपका चेतन अवस्था है, जो आपकी परा अहम है जिसे आप अवचेतन कहते हैं। जब यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती तो हम क्या होते हैं? वो हमारी कहाँ पे कंप्लीट होने चली जाती है? अचेतन मन में कंप्लीट होने चली जाती है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल, अब आप उसको सीधा सीधा तो नहीं मारेंगे ना। आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं लेकिन हम उतना व्यक्त नहीं कर पाते उनके सामने। तो क्या होते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं जब हम अचेतन अवस्था में जाते हैं तो आपने देखा होगा उसी से रिगार्डिंग हमें क्या आ रहा है? ड्रीम आ रहा है। हम सपना देख रहे हैं कि हमने सपने में उसको बहुत पिटाई की उसकी। तो ये क्या है? आपकी अचेतन अवस्था है, यानी कि ऐसी दमित इच्छा है जो आपकी क्या है? आपकी जो चेतन है, ठीक है ना, अहम है, जो आपका चेतन अवस्था है, जो आपकी परा अहम है, अवचेतन में जब कंप्लीट नहीं हो पाती वास्तव में तो वो कहाँ चली जाती है? अवचेतन में चली जाती है। वहां पे वो कंप्लीट होने चली जाती है, वहां पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। मतलब कि आप क्या कर रहे थे? उनके सपने देखते हैं तो वो आपकी कहलाती है अचेतन। तो वहीं पे बताया गया है कि जो आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपके कौन? फ्रायड। इन्होंने क्या बताया है कि जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं वो आपके अचेतन अवस्था की क्या है? अचेतन अवस्था में ही पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी, इसमें कुछ सिद्धांत मैंने लिख दिए हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मनोलैंगिक और मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो फ्रायड ने दिया हुआ है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की बात की जाती है तो मैकडूगल ने दिया है। इनकी कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, हंसी के जैसे जो संवेग है वो आमोद है। अगर नेक्स्ट बात करें आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो आपकी क्या है? अब्राहम एच मैस्लो ने दिया है। मैस्लो ट्राइंगल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आवश्यकता एक व्यक्ति की क्या है? क्रम से चलती है, ठीक है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं कर सकते या नहीं किया जाता है, ठीक है ना। या हम ये कहें कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम किसका अध्ययन नहीं करते, ठीक है ना। समस्या समाधान,
आपको पता है कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा मानसिक विकास है, जो हमारा बौद्धिक विकास है, वो क्या है? सारी मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मानसिक संक्रियाएं हो रही हैं, वो किसकी सहायता से हो रही है? मस्तिष्क की सहायता से हो रही है, बुद्धि की सहायता से हो रही है। तो क्या आप समस्या समाधान में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते? करते हैं। तो समस्या समाधान में भी आपका संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग होता है। ठीक है ना? स्मृति, स्मृति में क्या होती है? बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। क्या कर रहे हैं स्मृति में? चीजों को याद करने में किसकी मदद ले रहे हैं? बुद्धि की। क्या है आपका ये? संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषा, आपने देखा होगा जिनका मानसिक विकास अच्छा होता है उनका भाषाई विकास अच्छा होता है, जिनका मानसिक विकास कमजोर हो जाता है उनके भाषाई विकास में परेशानी आती है ना? तो इस तरीके से आपका जो आपका समस्या निवारण है, जो आपकी स्मृति है, भाषा है, ये सारे क्या है? आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बात की जाती है जब रिश्तों की, तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आते, इवन ये आते हैं आपके व्यवहारात्मक विकास के अंतर्गत। ठीक है ना? नेक्स्ट बात की जाती है शिक्षा में खेल के महत्व को उल्लिखित किया गया है। ठीक है ना? किसके माध्यम से या किसने उल्लिखित किया है? तो ये नाम दिए हैं आपके कुछ। ठीक है ना? इन नाम में आपको बताना है कि इनमें से किसने उल्लिखित किया है कि शिक्षा में क्या है? खेल को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके अरस्तु हो जाते हैं जिन्होंने बताया कि हमें क्या है? शिक्षा में क्या है? खेल के महत्व को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है ना? उल्लिखित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के पहलू द्वारा वर्णित होता है। अधिगम क्या होता है? आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन देखने मिलते हैं। ठीक है ना? जब आप किसी चीज को सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तो किसके माध्यम से सीखेंगे? प्रयास के माध्यम से, अनुभव के द्वारा माध्यम से। ठीक है ना? परीक्षण के माध्यम से, अभ्यास अनुभव के द्वारा जब आप अधिगम करते हैं, फिर उसके माध्यम से आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन दिखते हैं वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है ना? तो वही चीज पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि हमारे व्यवहार में जो अधिगम हुआ है, ठीक है ना, इसका सबसे प्रभावी पक्ष कौन सा है कि जो ये बता सके कि हमारे व्यवहार में अधिगम हुआ है? तो हमें उसका प्रभावी पक्ष बताना है, सबसे प्रभावी पक्ष। ठीक है ना? तो अधिगम बताएगा कि आपके व्यवहार में अधिगम हुआ है, बता सकता है। लेकिन अधिगम की परिभाषा आप समझ रहे हैं ना? अभ्यास और अनुभव के माध्यम से हमारे व्यवहार में आया हुआ स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम शब्द बोल देने से अधिगम नहीं हो जाएगा। आपका अधिगम हर जगह हो रहा है, लेकिन उसके पीछे आपका अभ्यास चाहिए, आपका अनुभव चाहिए, तब आपका अधिगम कहलाएगा वो। बात करें इसका जो सेकेंड ऑप्शन है अनुभूति, जो आपकी फीलिंग्स है। फीलिंग्स कब आएंगे आपको? मतलब कि जो आपको फीलिंग्स है, जो आपकी अनुभूति है, कब आप एक्सप्रेस कर पाएंगे? जब आपने कभी अनुभव किया होगा तभी तो कर पाएंगे ना। जब हमने उस कार्य को किया होगा और उससे हमें जो अनुभूति, जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस हमें प्राप्त हुआ होगा, फिर हम क्या करेंगे? आपने प्रयास किया, अनुभव किया, ठीक है ना, प्रयास भी किया, अनुभव भी किया, अब आप उसकी क्या कर पा रहे हैं? अनुभूति कर पा रहे हैं, फिर वो आप अपने व्यवहार में उतार पा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि आपके व्यवहार में क्या हुआ है? स्थायी परिवर्तन आया हुआ है, यानी कि आपके व्यवहार में क्या हुआ है? अधिगम हुआ है। ठीक है ना? इसका जो थर्ड ऑप्शन है आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? विचार करना, थिंकिंग। क्या सोचने से आपके व्यवहार में अधिगम हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन इतना प्रभावी पक्ष ये नहीं है। अधिगम चाहिए स्थायी परिवर्तन। अधिगम हम कहते हैं, स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगर बात की जाती है कुछ करने से क्या अधिगम हो जाएगा? आप कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, लेकिन अधिगम में क्या होगा? आपके व्यवहार में वो चीज आपके करने से नहीं आ जाएगी। जब आप प्रयास करेंगे, जब आप क्या करेंगे? उस चीज को अनुभव करेंगे, फिर आप उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं, तो वो आपका क्या है? सबसे प्रभावी पक्ष है, जो ये बता पाएगा कि आपके व्यवहार में क्या हुआ है? अधिगम हुआ है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? फीलिंग्स हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति तो आप तभी कर पाएंगे ना चीजें हुई। अनुभूति हमें कब होगी? जब हमने प्रयास किया होगा, जब हमने उसको क्या है? अनुभव किया होगा, तब आप अनुभूति कर पाएंगे। और ये छोटा समय नहीं होता, काफी लंबा समय होता है कि जब आप अनुभूति कर पाए। ठीक है ना? प्रयास और अनुभव के माध्यम के बाद जब आप अनुभूति कर पा रहे हैं, तो वो आपका
पता चलता है कि यहाँ पे अधिगम हुआ है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका आईसीटी, ठीक है ना। आईसीटी जो आपका है समावेशी शिक्षा में आईसीटी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। क्या बढ़ा सकती है आईसीटी? आईसीटी होता क्या है? आईसीटी क्या होता है, आप इसमें हम क्या है इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आईसीटी होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, संचार एंड सूचना तकनीकी। संचार और सूचना तकनीकी की बात करें तो ऐसी डिवाइसेस जिसके माध्यम से क्या है आप संचार में मदद ले सकें, सूचना भेजने में संप्रेषण में मदद ले सकें, ठीक है ना। ये सारी डिवाइसेस किसके अंतर्गत आई जाएंगे? आपकी आईसीटी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आपके लैपटॉप है, आपके मोबाइल है, आपकी क्या है इंटरनेट है, आपकी क्या है, ठीक है, आपकी क्या है, आप क्या कर रहे हैं मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी टेलीविजन, ये सारे क्या है आपके संचार है ना सूचना तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, देश में स्कूलों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी योजना दिसंबर 2004 में शुरू हुई, वो भी किस स्तर पे? माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। कि बच्चे क्या है अब अपनी जो समझ है, अपना जो कौशल है वो किसके माध्यम से डेवलप करें? कंप्यूटर के माध्यम से। किस में अपनी पकड़ बनाए? कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है ना। चीजों को समझें, डिजिटलाइजेशन का जो समय चल रहा है तो बच्चे क्या करें, मतलब इसलिए इस योजना को लाया गया आईसीटी की योजना को। नेक्स्ट इसमें एक संशोधन हुआ जुलाई 2010 में, फिर इसमें ये डिसाइड किया गया कि अब आईसीटी योजना का उद्देश्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्या आईसीटी अब लैब भी स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा तो दी जाएगी, बच्चों का कौशल तो किया जाएगा, लेकिन अब क्या किए जाएंगे, जो आपके देख रहे हैं ना कंप्यूटर लैब बोलते हैं जिसको हम, तो वो क्या है अब लैब भी स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? आपके पिछड़े क्षेत्रों में, जो भी आपके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल है, ठीक है ना, वहां पर। तो आई होप आपको आईसीटी समझ में आ गया होगा। तो वही चीज बताई जा रही है, जो समावेशी शिक्षा में आईसीटी का जो प्रयोग है वो बढ़ा सकती है। क्या बढ़ा सकती है? केवल पहुंच, उपरोक्त सभी दिया फर्स्ट में, केवल पहुंच बढ़ाएगी, केवल समानता बढ़ाएगी, केवल दक्षता बढ़ाएगी, या उपरोक्त सभी बढ़ाएगी। सीधी बात है, ये क्या हो गया? ऑल होगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों? आपकी दक्षता तो बढ़ ही रही है, ठीक है ना, और आपकी क्या है समानता भी बढ़ रही और पहुंच भी बढ़ रही है, ठीक है ना। आपके ज्ञान का जो स्तर है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। आपकी जो पहुंच है, आपकी क्या है, पहले जो ज्ञान का लेवल था अब क्या हो रहा है? आपके ज्ञान का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा? आपकी पहुंच ऑटोमेटिक क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। समानता का स्तर आ रहा है। हाँ, पहले क्या थे, कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से क्या थे, डिजिटलाइजेशन में बहुत आगे थे, ठीक है ना, पर आप पीछे रह गए। तो हमें क्या करना, उन बच्चों को भी क्या समानता का स्तर दिलाना है जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? समानता का स्तर लाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमारे नई सूचना के संग्रह, व्याख्या और प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपके सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, उस शब्द को बताना है, और जो क्या करेगा, हमारी जो नई सूचना के संग्रह है, व्याख्या और प्रक्रिया को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, जैसे क्रमबद्धता है, तो ये कोई वर्डिंग ही नहीं है पहली बात तो क्रमबद्धता यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब सीडीपी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी टर्मोलॉजी भी देखना है कि क्या ये सुटेबल है सीडीपी के पर्पस से या नहीं है। तो क्रमबद्धता कोई ऐसी सुटेबल पर्टिकुलर टर्मोलॉजी नहीं है, टर्म्स नहीं है जिसको आप डिफाइन करें अपने आप को कुछ। तनावक ये भी क्या है, ठीक है ना। रूपरेखा, स्कीमा, अगर स्कीमा की बात की जाती है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। शब्दार्थ, ठीक है ना, सिमेंटिक्स, ठीक है ना, शब्दों के अर्थ, ये भी कोई क्या है मीनिंग नहीं है। अगर आपका आंसर आता है स्कीमा, इसका भी अर्थ देख लेते हैं। आपके जो स्कीमा क्या कहलाता है? भूतपूर्व अनुभवों का संगठन। भूतपूर्व अनुभवों का संगठन क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। वही चीज है कि जो आपकी सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं का क्या है, भूतपूर्व जो आप अनुभव करते चले आ रहे हैं उनका एक संगठन बन गया।
वो संगठन क्या करेगा, आप जैसे अब आपको क्या है नई सूचनाएं मिलेंगी, ठीक है ना, नई सूचनाएं मिलेंगी, वो आपको क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे, करेंगे या नहीं। और वही चीज क्या बताई जा रही है कि जो आपका वो जो संगठन है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, हमारी नई सूचनाओं के संग्रह, व्याख्या और प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट करने में नई सूचनाओं को क्या हो, एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी परेशानी फील होगी हमें, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, आपके स्कीमा के अंतर्गत आती है, रूपरेखा के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। स्कीमा जो आपके भूतपूर्व अनुभवों का संगठन कहलाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन सीधा आया है स्कीमा से कि क्या कहलाता है वो। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, किस शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शब्द का उपयोग, ठीक है ना। अगर आपकी स्मृति में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, आपकी स्मृति में जो सूचनाएं हैं उनमें से अगर हमें विशेष सूचना को अगर निकालना है, प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो उस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है ना। किस शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, क्या वो रिकॉग्निशन कहलाएगा, परिज्ञान कहलाएगा। रिकॉग्निशन तो होता है किसी चीज को पहचानना, ठीक है ना, पहचान करना, ठीक है ना, वो रिकॉग्निशन कहलाए। पुनर्प्राप्ति संकेत, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको क्लू दिया जाए, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। थर्ड है आपका रिकॉल करना, प्रत्यय स्मरण, कोई चीज आपको याद नहीं आ रही, कोई विशेष चीज आप याद करने बैठे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही। पुनर्गठन, किसी चीज का क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनर्गठन करना, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है आपका, स्मृति से अगर आपको एक कोई विशेष सूचना अगर आपको याद करना है, नहीं याद आ पा रही, मुझे नहीं याद आ रहा कि उसका नंबर आखिर क्या है, ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगी, उसे रिकॉल करूंगी कि 9 था, फिर 3 था, फिर 4 था, लाइक दिस, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको रिकॉल कर रही हूँ, अपने दिमाग में क्या कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ कि आखिर इसका नंबर ये था, ठीक है ना। जैसे अब आप एग्जाम में बैठते हैं, जब एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, आपको लिखने के लिए आंसर दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए राइटिंग करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां रिकॉल कर रहे हैं या आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आपको आंसर नहीं बन रहा है, आपने वो चीज पढ़ी हुई है, फिर आपको याद नहीं आ रही है एट दैट टाइम, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं कि ताकि वो मुझे याद आ जाए, ठीक है ना। जब वो मुझे याद आ जाएगी, वो क्या कहलाएगा, वो शब्द कहलाएगा आपका रिकॉल करना कहलाता है, ओके, ठीक है ना। वही है, यानी कि एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रिकॉल कहलाती है, ठीक है ना। प्रत्यय स्मरण जिसको हम कह सकते हैं, पुनः याद करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एडीएचडी से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है। जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनसे पीड़ित अगर कोई बच्चा एडीएचडी से पीड़ित है तो वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। किस तरीके की समस्याएं आती, किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, ध्यान अवधान सक्रियता विकार। इसमें कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे आपकी एकाग्रता की कमी दिखेगी, यानी कि अवधान की कमी दिखाई देगी, अति क्रियाशीलता दिखेगा, मतलब कि अति सक्रियता दिखाई देगी उस बालक में। फिर तीसरा जो आवेग होंगे उसके, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, ये आवेग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कि अगर उसमें एडीएचडी से बच्चा पीड़ित है तो उसमें क्या समस्याएं होंगी, क्या पेशी होंगी, नहीं, बोलने की होगी, नहीं, क्या बौद्धिक विकलांगता होगी, नहीं, अनावधान जो है आपका इनअटेंशन है, ठीक है ना, यानी कि हम किसे बोल सकते हैं आपकी एकाग्रता की कमी, वो आता है एडीएचडी में, ये विकार हो जाता है, ठीक है बच्चों में। नेक्स्ट है आपका आउट गोइंग में किस तरह का व्यक्तित्व गुण सर्वाधिक रूप से सामान्यता जुड़ा हुआ है, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, अवसाद या मनोवैधिता, ठीक है ना। तो आपको पता है जो व्यक्ति क्या होगा, आउट गोइंग वाला होगा, निर्गामी तरीके का व्यक्तित्व रखता है, तो वो किस तरीके से जुड़े होंगे, वो बहिर्मुखता होंगे, ठीक है ना। किस तरीके के होंगे वो बहिर्मुख वाले होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका रेमंड केटल का जो सिस्टीन पीएफ क्या है, यानी कि जो आपके दिए हैं सिस्टीन पीएफ, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। सिस्टीन पूर्णवाद कारक है, या मतलब यहाँ कह सकते हैं सिस्टीन परफेक्शनिज्म फैक्टर्स हैं, या आपके पर्सनालिटी फेलर्स हैं, या आपके पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, या आपके पर्सनल फैक्ट्स हैं,
तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था 16 व्यक्तित्ववादी कारक, ये आपका क्या है, पर्सनालिटी फैक्टर था। ठीक है ना, व्यक्तित्ववादी क्या है, कारक है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं व्यक्तित्ववादी कारक। आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। थैंक यू टू ऑल।